नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और मैं हूं राम मोहन शर्मा। आज जी मीडिया हिजबुल के चीफ सैयद सलाहुद्दीन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। ऐसा खुलासा जिसे देखने के बाद आप जान जाएंगे कि जिहाद की फैक्ट्री में सेना की कार्रवाई से कैसे खलबली मच गई है। जी मीडिया आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया है जिससे देखकर आप ये साफ समझ जाएंगे और इससे पता भी चलता है कि भारत में आतंक फैलाने वाले लोग अब किस तरह से डरे हुए हैं, कैसे भारतीय सेना के शौर्य से आतंकी थर-थर कांप रहे हैं। वीडियो में आतंक का आका सैयद सलाहुद्दीन नजर आ रहा है। ये वीडियो हिजबुल के कश्मीर कमांडर रियाज नायकू के खात्मे के बाद एलओसी के पार हुई आतंक की शोक सभा का है। तो जो एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो में आतंक का आका सैयद सलाहुद्दीन फूट फूट कर रो रहा है। सबके सामने मान रहा है कि आतंकी अपने दुश्मन यानी भारतीय सेना के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इस वीडियो में सलाहुद्दीन की हताशा और निराशा साफ दिखाई दे रही है। इस वीडियो को हम देश का सबसे बड़ा खुलासा ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। यह वीडियो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की भी कहानी बता रहा है कि किस तरह सेना ने एक के बाद एक आतंकियों को ढेर कर उनकी कमर तोड़ दी है। आखिर क्या है आतंक के आका के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारतीय सेना के शूरवीरों के निशाने पर जो भी आया बच नहीं सका। सेना अब हमले का इंतजार नहीं करती, दुश्मन को घर में घुसकर मारती है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक से सेना ने आतंक से लड़ने का तरीका बदल दिया। सेना के इस बदले अंदाज का ताजा निशाना है कश्मीर में कई मासूमों की मौत का ये गुनहगार। मई 2020 रियाज नायकू। हिजबुल मुजाहिदीन के इस सरगना को सेना ने घर में घुसकर मार गिराया। कश्मीर में आतंकियों का सबसे बड़ा मोहरा मारा गया तो एलओसी के पार बैठा आतंक का आका दर्द से कराह उठा। सैयद सलाहुद्दीन कश्मीर मूल के आतंकियों के सबसे बड़े गैंग हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। जब उसे रियाज नायकू के मारे जाने की खबर मिली तो वो तिलमिला गया। जी मीडिया को उसका एक वीडियो मिला है जिसमें वो मान रहा है कि नायकू की मौत से उसे बहुत सदमा लगा है। कल शहीद हुए अपने एक साथी के साथ, इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि रियाज नायकू के एनकाउंटर ने कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी है। सेना ने रियाज नायकू को उसके गांव बेगपुरा में मार गिराया। 4 घंटे के एनकाउंटर के बाद सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया जहां नायकू छिपा था। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। जी मीडिया के पास मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना के इस ताजा वीडियो में सैयद सलाहुद्दीन को यह कहते हुए साफ साफ सुना जा सकता है कि कश्मीर में आतंक की कमर टूट गई है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पल्ला भारी है। हमारी कमजोर पॉलिसी की वजह से, हमारी मुआज़रत खाना अप्रोच की वजह से, आलमी हालात के जबर में आने की वजह से
इस वक्त की हमारी पॉलिसी, हमारे फैसले मैदान कारजार के लिए बहुत ही तकलीफदेह और नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। इस पर बगैर किसी ताखीर के नजरसानी करने की जरूरत है। आतंकी आका ने कहा है कि वो नई पॉलिसी बना रहा है। आतंक की इस पॉलिसी का भी अंत तय है। खबर है कि हिजबुल ने डॉक्टर सैफ उल्लाह मीर को घाटी में नया मुखिया बनाया है, लेकिन ये भी तय है कि सेना उसके भी खात्मे की तैयारी कर चुकी है। पुलवामा से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंकित पालीवाल, जी मीडिया। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हम जानेंगे कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद किस तरह से पीओके, जहां पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर हालात कितने बिगड़ गए हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन जो एक बड़ा आतंकी संगठन है, उसकी कमर कैसे टूट गई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, जो रक्षा विशेषज्ञ रहेंगे। रामशंकर शर्मा, शहीद अनूप शर्मा के पिता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। शशिकांत जी भी रहेंगे, जो पूर्व डीजीपी है पंजाब के, और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर केएस कहलो, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले ब्रिगेडियर कहलो, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सैयद सलाउद्दीन ये आतंक की दुनिया में कोई छिपा हुआ नाम नहीं है। हिंदुस्तान के लिए ये कितना घातक है शख्स, ये हम जानते हैं। लेकिन आज सरहद के पार बैठकर, अपनों के बीच बैठकर रो रहा है, फूट फूट कर ये बता रहा है कि सेना कितनी मजबूत स्थिति में है, और वो अपने आप को कमजोर मान रहा है। इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? ब्रिगेडियर साहब, आवाज मिल रही है आपको? कैरो साहब तक लगता है आवाज नहीं जा रही। कर्नल वीएन थापर साहब के पास हम चलते हैं। थापर साहब, आप कैसे देखते हैं सीमा पार से जो ये वीडियो आया? हम इसको क्या, इस सलाउद्दीन की हमें कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारी सेना की काबिलियत क्या है और वो क्या क्या कर सकती है। सवाल ये है कि इस समय पर ये एक किस्म का ऐसा नेता है जो जिसकी कोई मान्यता खास नहीं है वैली के अंदर। अब देखिए, ये हालत हो चुकी है कि कोई हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनने के लिए तैयार नहीं है। आज कितने दिन हो गए हैं जब उसको निकू को मार गिराया गया, लेकिन कोई भी उसकी जगह पर लीडर बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो हो गई फिजिकल जो उसकी डिस्ट्रक्शन का नतीजा। उसके अलावा जो ये सोच है ना, कि जो सोच है वो भी परस्त हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, कश्मीर के लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, कश्मीर के लोग नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हैं। अपने खेती बाड़ी, अपने बच्चों को स्कूल में ले जाना, बिजनेस और जो भी उनके और फ्रूट हॉर्टिकल्चर वगैरह, टूरिस्ट की जो बिजनेस है, और पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना मांगते हैं, प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये लोग उनको गुमराह करके उनको मरवा रहे हैं। खुद के बच्चे तो अच्छी अच्छी नौकरियों में लगे हुए हैं। सलाउद्दीन के 4 बेटे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और 2 लड़कियां, वो भी बेटियां जो है वो भी लगी हुई हैं सरकारी नौकरियों में, और खुद बाकी बच्चों को कह रहे हैं कि आप हथियार उठाओ और इस तरह गलत। और कर्नल साहब, मुझे लगता है सोच बिल्कुल गलत है। थापर साहब, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, वहां पर भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक बात और स्पष्ट हो जाती है, जैसा आपने कहा कि अभी कोई कमांडर तैयार नहीं है हिजबुल के पास। इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय सेना वहां लगातार कार्रवाई कर रही है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर केएस कहलो साहब हमारे साथ मौजूद है। उम्मीद करता हूं इस बार आवाज उन तक हमारी पहुंच रही होगी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे अहम सवाल यही है कि सेना की कार्रवाई ये बताने के लिए काफी है कि अब कश्मीर के बाद जो घाटी में लगातार नापाक हरकतें होती हैं, उन पर विराम लगने का समय आ गया है।
मुझे लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, ब्रिगेडियर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहलो साहब से हम लौटेंगे। थापर साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा, क्योंकि जो स्थिति अभी इस वक्त की हम देख रहे हैं कश्मीर में, लगातार पूरा देश और पूरा विश्व एक तरफ महामारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ पीओके में यह कार्रवाई होना, क्या यह बताता है कि भारतीय सेना अब बहुत ज्यादा लगातार वहां कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, क्योंकि हमारा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ऑल आउट, जिसका मेन एम है कश्मीर में आतंकवादियों की सफाई करना। बिल्कुल कोई नहीं बचेगा। इसी साल के अंदर अंदर अभी तक 80 आतंकवादी मारे गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगले 3-4 महीने पर 250 में से जितने बचे हुए हैं वो उनका क्या अंजाम होगा। तो हम बड़े सीरियस हैं इस समस्या के साथ, जिसने कि कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया है। कश्मीर एक इतना अच्छा एक हमारी स्टेट है, उसकी ग्रोथ ही नहीं होने दे रहे, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहे थे। गलत लाइन पे उनको ले जा रहे हैं कि भाई आप वहां से पाकिस्तान के तो इरादे हमेशा नापाक रहे हैं, तो वो वहां इमदाद भेज देते हैं, राइफलें भेज देते हैं, एम्युनिशन भेज देते हैं, और ये लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो इसलिए अब जो है, जहां तक जिन्होंने बंदूक उठाई है उनको बंदूक के साथ ही खत्म करना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा, बच नहीं सकते वो किसी भी हालत में। तो इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और यही एक सलाउद्दीन तो बैठे हुए हैं, कभी वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, अभी यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के भी वो सरगना है। तो जब वो इस तरह की बात कहते हैं, तो सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में नहीं कह रहे, वो सारे संगठन जो हैं, जो इसमें 10-12 तंजीमें जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि उनका सफाया हो रहा है, वो बुरी हालत में है। तो हम को ये सोच लेना चाहिए कि अगले चंद महीनों में ये प्रॉब्लम का बड़ा, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ये समझा रही हैं कि अगले चंद महीने बड़े ही पेचीदा होने वाले हैं घाटी के माहौल के लिए। मैं थापर साहब एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आने वाले चंद महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी हैं। अभी हाल ही में आप देखिए, इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो एक ट्वीट करते हैं कि भारत बहुत जल्दी हमला करने वाला है। दूसरी तरफ सैयद सलाउद्दीन की स्थिति आप देख ही रहे हैं। तीसरी तरफ हम बाल्टिस्तान पीओके का जो एरिया है, वहां पर भी अब लगातार मौसम तक का हाल बताने लगे। यानी ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक कर लिंक जोड़ती हैं। जी हाँ, जोड़ती हैं। लेकिन देखिए, एक इमरान खान एक अच्छे क्रिकेटर थे, बस उतना ही, उसके आगे कुछ नहीं है। बिन पेंदे के लोडे हैं, कभी लोटे हैं, कभी वो रोते हैं टीवी पे, कभी कुछ करते हैं उनका। और असली तो उनकी सेना है जो उनके पीछे लगी, उनके इशारे पर वो जो कुछ करते हैं वो सेना के इशारे पे करते हैं। तो अब जो है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि हर एक फ्रंट पे आतंकवादियों को जो शह देने वाले हैं वो भी कमजोर पड़ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो उनकी इकोनॉमिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कटोरा लेके वो भाग रहे हैं, अमेरिका मार के उनको भगा रहा है, तो चाइना के आगे कटोरा पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो वो अभी इनकी मदद क्या करेंगे? उसके बाद में जो सेना है वो उन पर हावी हो गई है बुरी तरह से। तो यही दिखाता है कि इमरान खान भी और सैयद सलाउद्दीन भी दोनों रो रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि लीडरशिप नहीं है और लड़के नहीं आना मांगते, वो अपना नौकरी पेशा और अपना जो है पढ़ाई लिखाई में अपना समय गुजारना मांगते हैं। ब्रिगेडियर के.एस. कालू साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूं। जी, सवाल हमारा यही है कि जो रियाज नायकू की मौत पर, उसके एनकाउंटर पर मातम हम देख रहे हैं सरहद के पार, और सलाउद्दीन सबको यही समझा रहा है कि हम इस वक्त अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बना पा रहे हैं, उसको अमल में नहीं ला पा रहे हैं। इसकी क्या वजह आप देखते हैं? क्या ये रोना धोना अपने लोगों में एक तरह से, जिसको कहते हैं कि वो उनको संवेदनशीलता के आधार पर अपने साथ मिलाना चाहता है, क्योंकि अब लोग जान गए हैं कि अगर सेना के खिलाफ हथियार उठाएंगे तो मारे जाएंगे? पहली बात तो यह है कि सलाउद्दीन की खुद लीडरशिप डामाडोल है इस टाइम,
क्योंकि वो खुद बीमार है, उसका भाई कर रहा है, कौन कर रहा है, उसकी अगुवाई कौन कर रहा है। और इस समय जबकि आर्टिकल 370 हटा दिया गया और यूटी डिक्लेयर कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो ये उम्मीद कर रहे थे पाकिस्तान के अतवादी संगठन या पाकिस्तान की सरकार भी, वो क्योंकि वो तो उनके पीछे हैं कि अभी मौसम और बदल गया है और शायद ऐसा मौका आ जाएगा जबकि संचार साधन कुछ रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो जाएंगी। उन्होंने सोचा कि हम एक कार्रवाई रिज्यूम करेंगे, मगर वो फेल हो गया अपने मंसूबे के अंदर। अगर मैं बात करूं एक महीने की पूरी, एक महीने के अंदर बहुत दो बड़े मुकाबले हुए। 1 अप्रैल को शुरू हुआ कुपवाड़ा के अंदर, केरन सेक्टर के अंदर। देखिए पाकिस्तान की तरफ से 5 अतवादी वेल ट्रेन्ड, मैं उनका अगर अध्ययन करूं, वेल इक्विप्ड, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सिखलाई, उनकी जंगी चालें जो 5 दिन चली, मैं पूरा स्टडी किया। और जो जंगी चालें, और खासतौर पर उस इलाके के अंदर, केरन सेक्टर के अंदर 1968 में मैं एज ए कैप्टन उस इलाके में रहा हूं। मेरे को मालूम है ये बर्फीली पहाड़ी कैसे, कहां से कैसे जाकर नीचे नाले के अंदर चली जाती है, जहां के उस समय तो खैर ये फेंसिंग नहीं थी, मगर अभी उन्होंने कोशिश की। 5 दिन तक ऑपरेशन चला जंगलों के बीच में, इधर से उधर, पहाड़ों के ऊपर, कुपवाड़ा सेक्टर, केरन सेक्टर में। मगर हमारी फौजें, बहादुर फौजें, और खास तौर पर 4 पैरा स्पेशल कमांडो, सूबेदार संजीव कुमार ते 4 हमारे बहादुर जवान शहादत का जाम पी गए। मगर उन पाकिस्तानी घुसपैठियों को आगे उनके मिशन जो था कि श्रीनगर घाटी में पहुंचकर मेल मिलाप करना, किससे मेल मिलाप करना, कि उनका कमांडर इन चीफ यही कमांडर नायकू जो भी मारा गया है उसके साथ लिंक करना था। इसलिए 1 महीने के बाद वो मारे गए। ऐसा सख्त ऑपरेशन, ऐसा सख्त ऑपरेशन में अब हमारे भी शहीद हुए, जरूर बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी देश को, फौज को, मगर उनके मंसूबे खत्म हो गए। दूसरी बात, ये ऑपरेशन जो चला, ठीक है, हमारे इससे पहले कर्नल संजीव कुमार और अनुज मेजर तो बाकी 3 जवान शहीद हो गए उस ऑपरेशन में। मगर वो दूसरे आतवादी को पकड़ने के लिए, आतवादी फिर घेराबंदी थी, इसके पीछे चल रहा था। पिछले 5-7 सालों से ये डॉज मारता आ रहा है, ये कभी पुलिस की कस्टडी से निकल गया, और फिर ये अभी पीछे कुछ महीने के अंदर इसने जो फ्रूट के व्यापारी हैं उनका कत्लेआम किया। इसने बाकी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भाई बंधुओं को हिरासत में लेकर अगवा करके उनको इनका कत्लेआम किया। अभी वो मारा गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी अपनी फौज की थी, और मैं समझता हूं, और पैरा कमांडो जिन्होंने इतना बड़ा अभी एकदम थोड़े दिन के बाद ही ये प्रदर्शन किया, और बहुत अच्छा किया। जहां के अपने घर में था उस घर को ही उड़ा दिया। मैं समझता हूं ये जंगी चाल में तब्दीली आई है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखा दो, फिर आता हूं मैं कैलो साहब आपके पास लौट के। असल में 2 दशक से ज्यादा वक्त से कश्मीर में दहशत की साजिशें रचने वाले सैयद सलाउद्दीन के मंसूबे पस्त होने की वजह क्या है? वो वजह यह है कि आतंक के आखिरी पोस्टर बॉय रियाज नायकू का सेना ने खात्मा कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि रियाज नायकू, वही रियाज नायकू जो कश्मीर वादी में बुरहान वानी के बाद तेजी से दहशत का सबसे खौफनाक चेहरा बनकर उभर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है। आतंक का आका रो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। दहशत गर्दों का सरदार गिड़गिड़ा रहा है। इस वक्त की हमारी पॉलिसी, हमारे फैसले मैदान कारजार के लिए बहुत ही तकलीफदेह और नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। वो अपनी आतंक नीति फेल होने पर आंसू बहा रहा है।
इस पर बगैर किसी ताखीर के नजरसानी करने की जरूरत है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी सैयद सलाउद्दीन के हौसले पस्त हो गए हैं। उसे अपने दहशत के सरमाए के खत्म होने का डर सता रहा है। इसकी वजह है जम्मू कश्मीर में आतंक के आखिरी पोस्टर बॉय का खात्मा। देखिए कैसे सलाउद्दीन अपने गुर्गों के अंत पर फूट फूट कर रो रहा है। जम्मू कश्मीर का एक एक चप्पा। सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू की मौत पर अपना रोना रो रहा है। वही रियाज नाइकू जिसे सुरक्षा बलों ने बेगपोरा में मौत के घाट उतार दिया था। रियाज नाइकू दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन में से एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था। A++ श्रेणी के आतंकी रियाज नाइकू के सिर पर 12 लाख का इनाम था। रियाज नाइकू बुरहान वानी और जाकिर मूसा के खात्मे के बाद कश्मीर में खौफ का सबसे बड़ा चेहरा था। जम्मू कश्मीर से आतंक के खात्मे में जुटे सुरक्षा बल रियाज नाइकू को लगातार ट्रैक कर रहे थे, लेकिन दहशत के टारगेट नंबर 1 का खात्मा इतना आसान नहीं था। उसे पकड़ने की कई बार कोशिशें नाकाम हो गई थीं, लेकिन इस बार रियाज नाइकू को मारने के लिए सुरक्षा बलों ने खास प्लान तैयार किया था। खुफिया एजेंसी को रियाज नाइकू के अपनी मां से मिलने के लिए बेगपुरा जाने का पता चला। जानकारी पुख्ता थी। खुफिया एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली कि रियाज नाइकू इसके लिए एक सुरंग का इस्तेमाल करने वाला है। लिहाजा सुरक्षा बलों ने सबसे पहले उस सुरंग का पता लगाया और जेसीबी मशीन से उस सुरंग को कई जगह पर खोदा। इस बीच सुरक्षा बलों को रियाज नाइकू के बेगपुरा इलाके में छिपे होने की खबर मिली। सुरक्षा बलों ने आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकालकर 1 से 1.5 किलोमीटर तक पूरे इलाके को घेर लिया और मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद उस घर को धमाके से उड़ा दिया गया जिसमें रियाज नाइकू छिपा हुआ था, लेकिन इससे पहले ही रियाज नाइकू दूसरे घर पहुंच चुका था। सुरक्षा बल पूरी तैयारी से आए थे। कई घंटों तक चले एनकाउंटर के बाद कश्मीर की फिजाओं में आतंक का जहर घोलने वाली दहशत की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने नाइकू की जिंदगी पर फुल स्टॉप लगाया और उसे ढेर कर दिया। रियाज नाइकू के खात्मे से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की कमर टूट गई है। सुरक्षा बलों ने चुन चुन के हिजबुल के एक एक आतंकी को जहन्नुम भेज दिया है। अब कश्मीर में हिजबुल की दहशत की फौज की अगुवाई करने वाला कोई नहीं बचा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। हम लगातार इसी पे चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद, रियाज नाइकू का जो एनकाउंटर सेना के वीर जवानों ने किया, उसके बाद कैसा सीमा के पार माहौल है, यह तो समझ में आता है कि बड़ा झटका है। लेकिन जब सबूत के तौर पर सलाउद्दीन लोगों को समझाता हुआ, खुद परेशान होता हुआ, यह कहता हुआ कि बड़ा सदमा लगा है, यह कहता हुआ कि भारतीय सेना बहुत मजबूत है, हम बहुत कमजोर हो रहे हैं, तब समझ में आता है कि अब आतंक के रास्ते पर चलने वाले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और उनके हौसले पस्त हो रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार हैं और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही शहीद अनूप शर्मा के पिता रामशंकर शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। पहले मैं विंग कमांडर बख्शी आपके पास आना चाहता हूं। सलाउद्दीन का यह वीडियो, यह हताशा क्या बताती है? देखिए, सलाउद्दीन का जो वीडियो है ये जरूर दिखा रहा है कि इस समय भारतीय जो सेना है जिस तरीके से एक के बाद एक उनका सफाया कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर जरूर पड़ेगा, ये मैं मानता हूं। और ये उनका एक तरीका भी होता है पूरी तरीके से, एक जो जिसको वो कहते हैं हमारे लोगों ने शहादत को प्राप्त किया, उनके लिए थोड़ा उनकी हौसला अफजाई के लिए ये PR एक्शन भी करते हैं कि हम उनके लिए बहुत दुखी हैं इत्यादि इत्यादि। ये सब भी ठीक है, पर मैं आपको बता दूं इनको कोई भी लीडरशिप की कमी नहीं पड़ेगी। ये इसी तरीके से मैं 15 साल से देख रहा हूं, ये आते जा रहे हैं। आप मारिए, वानी को मारिए, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इनको आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं इनके पास।
जब तक हम ये जो है लड़ाई उनके खेमे में नहीं ले जाएंगे जहां से वो ट्रेन होके आ रहे हैं, जहां पे उनके ट्रेनर्स। यही सवाल मैं विंग कमांडर बख्शी साहब आपसे करना चाहता हूं। किलोमीटर की दूरी पे बख्शी साहब मैं बात कर रहा हूं, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। क्या जैसा आप कह रहे हैं कि उनके खेमे में जाकर हमें कार्रवाई करनी होगी, क्या अब वक्त आ गया है और ऐसा लग रहा है कि हम वहां पहुंचने वाले हैं, अब उनके खात्मे की तारीख करीब है? वक्त 10 साल पहले आ गया था। हम क्यों इतना इंतजार में बैठे हुए हैं? किसके इंतजार में बैठे हुए हैं? हम हमारे घर में आके हमारे बहादुर उनको मारते हैं, वो भी शहीद होते हैं, उनको घर में क्यों घुसने दे रहे हैं? अगर वो स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, अभी तक हमारी तीनों सर्विसेज की इंटेलिजेंस ने उनको खत्म कर दिया होना चाहिए था, वो भी नहीं खत्म किया। तो क्वेश्चन ये है कि जब तक आप उनके खेमे में जाके प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, आपके पास अटैक हेलीकॉप्टर है, आपके पास मीडियम आर्टिलरी है, आपके पास यूएवी है जो एयर से लॉन्च कर सकते हैं, आपके पास क्या नहीं है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, 80-80 किलोमीटर आपकी रेंज है। आपको किस बात की चिंता है? मैं यही हैरान हूं। हमारे लोग मर रहे हैं यहां पर, हमको उसकी चिंता है। क्यों हमारे लोग, एक कर्नल साहब को ये कोई छोटी चीज नहीं है, मेजर जवान ये रोज ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये हमारे को चिंता की जरूरत है। माना सलाउद्दीन कभी रो रहा है अपने लोगों के लिए, वो ठीक कर रहा होगा, पर प्लानिंग ये होनी चाहिए, हमको प्री एम्प्ट करना है उनके खेमे में जाकर। 18 जैसे कि आपने उरी किया था, आपको क्या प्रॉब्लम है उरी करने की? करिए, और आपको बालाकोट करिए, 6-7 और करिए। क्या उसके लिए मुहूर्त चाहिए? किसी की परमिशन चाहिए? ठीक, ये मेरे को समझ नहीं आ रही कि हम इतने क्यों व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। वीएन थापर साहब, आप एग्री करेंगे क्या प्रफुल्ल बख्शी साहब की बात को? जी हाँ, नहीं, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक बदलाव आ रहा है वैली के अंदर, जिसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो इस पर्टिकुलर एक्शन में मिनट की खबर आती रही, सुरंग की खबर आई, मतलब ये एक बदलाव है कि लोग वहां पे इतने हताश हो चुके हैं कि वो चाहते हैं इनको जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है। इसलिए उसके बारे में खबर और इंफॉर्मेशन पूरी दी जा रही है, जिसकी वजह से इतना प्रिसीजन का हमला हुआ है कि वो एक बहुत बड़े जो नंबर 1 इनके लीडर थे उसको मार दिया गया। दूसरी बात, आप रिएक्शन देखिए, एक एक्शन हुआ है आमतौर पे, उसके बाद में भीड़ें उमड़ पड़ती हैं, पूरे इधर उधर के सारे गांव इकट्ठे हो जाते हैं, पथराव शुरू कर देते हैं और नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इस बार आपने कुछ ऐसा नहीं देखा, बहुत कम हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं चाहते, वो इनके साथ नहीं है, इनको लीडर नहीं मिल रहा। थापर साहब, हिजबुल मुजाहिदीन को थापर साहब, निकू की जगह पे कौन उसकी जगह? मैं उसी पर आ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि लोग क्या सोचते हैं ये भी हमें देखना होगा, समझना होगा, लेकिन वो शहीद के परिवार वाले भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उनके दिल पर क्या बीतती है। हालांकि लगातार सेना के जवान वहां मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं और कोई भी घटना घटती है उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाता है। राम शंकर शर्मा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, शहीद अनूप शर्मा के पिता हैं, हम उनसे ही जानते हैं। राम शंकर जी, आपने देखा किस तरह से सेना के जवान शहीद हुए, उसके बाद सेना के जवानों ने मुंहतोड़ कार्रवाई करते हुए बदला भी लिया, क्या कहेंगे आप? सेना को एकदम मुस्तैद रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश आतंकवादियों का इधर भेज रहे हैं उनको, और पता नहीं वो कहां से छुप छुप के आ जाते हैं। लेकिन सेना को मुस्तैद रहना चाहिए। जब तक सेना मुस्तैद नहीं रहेगी, हम लोग उनको ऐसे ही झेलते रहेंगे। और शासन, मतलब रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय और अपनी फौज को बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जब हमने खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं कि पता लगता है कि आतंकवादी तो 2 शहीद हुए हैं, सैनिक हमारे 4 चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, बात सही कह रहे हैं आप। तो क्या होता है कि फौज अपना काम कर रही है,
लेकिन उन पर दबाव नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए। अपन क्या करते हैं, पड़ोसी देश से जो आतंकवादी आते हैं तो सेना को अपना विवेक से इस्तेमाल करना चाहिए, दबाव में काम नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जब सेना स्वतंत्र नहीं होगी तो हम आतंकवादियों को कवर करने में नाकाम ही साबित हो सकते। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैलो साहब, ये बख्शी साहब इस पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, पहले उनकी बात सुन लेता हूं, फिर आता हूं ब्रिगेडियर साहब आपके पास। बख्शी साहब बोलिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कर्नल थापर से, और शर्मा साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्वेश्चन ये है, जब तक आप उनको ऑन द रन नहीं करेंगे, ऑन द रन का मतलब है उनको डिफेंसिव पे नहीं डालेंगे, उनको डिफेंसिव पे तभी होगा जब उनके जहां पे जो खेमे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको आप उड़ाना शुरू कर दीजिए निरंतर। फिर देखिए आपका यहाँ सारे के सारे शांत हो जाएंगे, इनको क्यों तक नहीं करेंगे, और इनको प्रॉब्लम तब आएगी क्योंकि ये अब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हाँ। और इसीलिए और स्लीपर सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 दिन लगातार 3 इंसिडेंट हो गए और हमारी इंटेलिजेंस को पता ही नहीं है। देखिए, झूठ हम अपने आप से नहीं बोल सकते, शुतुरमुर्ग की पॉलिसी ठीक नहीं है। जब गड़बड़ है तो है और उसको एग्री करिए। एक कर्नल साहब ऐसा नहीं मारते, इतने बड़ा बटालियन कमांडर ऐसे इस बात में मेरे को तो ये बात ठीक ही नहीं लगी। ये इतने बहादुर आदमी हम कैसे खो सकते हैं। हमको अब लड़ाई ले जानी है पीओके के अंदर, पीओके भी लेना है और हमारी को अपनी नीतियां ठीक करनी होंगी। चाइना वहां वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि हम पीओके में घुसे तो हम क्या करेंगे। हमको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। और क्या गेम है सबका, ये एक छोटी सी चीज नहीं है कि एक आतंकवादी को मारा तो दूसरा आ गया, तो दूसरे को मारा तो तीसरा आ गया। ये तो होता ही रहेगा। कितने साल हो गए। जी केएस कैलो साहब, वैली की सिचुएशंस आपने नजदीक से देखी हैं, आपने ये भी जिक्र किया कि 60s में वहाँ पे आप बतौर कैप्टन भी तैनात रहे और इसके आगे भी आपने वहाँ पे सेवाएं दी हैं। तो जो वैली की सिचुएशन है, परिस्थिति है, और उसमें ये संभव है क्या, क्योंकि ये जो वीएन थापर साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर एक शख्स का एनकाउंटर होता है तो सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ जुट जाती है। इस बार हालांकि उतनी भीड़ नहीं जुटी और उसको कंट्रोल पहले से किया गया, लेकिन सिचुएशंस को देखते हुए ये कैसे मुमकिन है, ये जरा हमें समझाइए। देखिए, जो बाकी पैनलिस्ट है मेरे को समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रहा है, उन्होंने सुनाई नहीं देता जी। मगर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो सीज़ फायर वायोलेशन ये बताती हैं कि कितने पिछले साल, बीते साल 2019 से 3200 बार सीज़ फायर वायोलेशन की गई। क्यों? आतंकवादी भेजना चाहते थे, कामयाबी नहीं मिली, बहुत कम, वो तो थोड़ी बहुत ही तो लूप होल रह जाती हैं। इसके बाद इस साल के अंदर 4 महीने के अंदर 2020 दफा तो हो चुकी हैं वायोलेशन। तो अभी एक बात तो है उधर से घुसपैठिए भेजने का, दूसरी बात है जो इधर हमारे पास स्थानीय हैं उसके अंदर उनके साथ लिंक भेजना। ये जो नाइकू था ये भी तो स्थानीय है, एक टीचर था, ड्राइंग मास्टर, और उसके बाद इसको मोटिवेट किया जैसे भी हो। मोटिवेशन तो सलाउद्दीन ने की ना, उसी ने बुरहान वानी के बाद इसको कमांडर बनाया। तो लोकल मैं बात करना चाहता हूं कि लोकल सपोर्ट के बगैर ये जो घुसपैठिए आ भी अगर जाते हैं पेट्रोलिंग इफेक्टिव करने के बाद, तो फिर भी वो तभी अंदर आ जाते हैं और 5-5 दिन तक रह जाना। लोकल सपोर्ट, स्थानीय सहायता होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी क्या थी, पथरावबाजी बहुत होती थी, अभी कम हुई है क्योंकि सारे नेता तो अंदर हैं। जो बाहर भी आए हैं वो भी सोच रहे हैं उनको योगदान पाना चाहिए, वो अभी पूरे तो बाहर नहीं आए। ब्रिगेडियर साहब, जो भी आए हैं उनका भी चीज और आपसे जानना चाहते करते थे उनको। ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिक्र हो रहा है, थापर साहब ने भी जिक्र किया, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। चीन और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए जाता है, तो क्या हमें लगता है कि अब वक्त आ गया कि हमें इस एरिया को भी सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ी की जाए, नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि सीधा नुकसान भारत को।
बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। जो हथियार पकड़े गए हैं, AK-47 ग्रेनेड, सारे के सारे हथियार चीन के दिए आए हैं, सप्लाई किए गए हैं। जहां तक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन रोड वन बेल्ट का वो गिलगिट बल्तिस्तान जो हमारा इलाका है उधर से निकलती है। और पाकिस्तान ने जो अपना इन्वेस्ट किया है, वो कर्जा भी लिया वापस करने की स्थिति में नहीं है। इसका मकसद, इसका मतलब यही हुआ कि चीन अब पाकिस्तान को दबा के हर जगह पर, बेशक सिक्योरिटी काउंसिल में हो, सलाउद्दीन जैसों के खिलाफ हो कार्रवाई, या कैसे भी हो, अभी वो पाकिस्तान को प्रेशराइज करके वो अपना वन रोड वन बेल्ट जो है और गिलगिट बल्तिस्तान के रास्ते से जो जाती है उसके ऊपर वो पूरा करना चाहता है। वो कामयाबी अभी हमें ये संघर्ष करना, संघर्ष क्या वार्निंग दे जा चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, गिलगिट बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान इलेक्शन करना चाहता है। मैं बख्शी साहब से भी इस पर एक तो ये बात जो है हमें प्रेशर साहब, आप देखिए, अगर चीन से हथियार पाकिस्तान को मिलते हैं और वो हथियार यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि भारत में वैली में नुकसान पहुंचाया जाए, घाटी में नुकसान पहुंचाया जाए, तो फिर बख्शी साहब आखिर वक्त तो आ गया है, जैसा आप लगातार कह रहे हैं कि हमें बाल्टिस्तान में, गिलगिट में कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी जो स्थितियां आप देख रहे हैं, क्या अब इंटेलिजेंस, जहां मौसम बताया जा रहा है एक तरफ पीओके का, और ऐसी सिचुएशंस भी वहां बन रही हैं कि हमें वहां कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक वक्त मानते हैं ये आप कार्रवाई का? बिल्कुल वक्त बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि चीन को पता है कि अगर भारत एंटर करेगा तो बाल्टिस्तान, गिलगित वगैरह से उसका प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो चीन, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, चीन ने आरओपी, उनका वो जो वन रोड वन बॉर्डर वाले और CPEC कॉरिडोर जो बनाए हुए हैं, उनको सलामत रखने के लिए यहाँ कंट्रोल रखेगा। पर पाकिस्तान को अब पता चल गया है कि वो डेट अपना पूरा नहीं कर सकता, और एक और प्लान बना रहा है पाकिस्तान। वो शायद इस एरिया को लीज दे दे चीन को 99 साल के लिए, कि ताकि आप इसको संभालो और मेरा डेट को माफ करिए। क्या पाकिस्तान का ये भी एक प्लान बन रहा है? और अगर ये हो गया और चीन पाकिस्तान के साथ रहा तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी आएगी। इस समय गेम डिफिकल्ट है, पर हमको ये लड़ाई लड़नी ही है। जितना हम अवॉइड करेंगे और डिप्लोमेसी में भागने की कोशिश करेंगे, यानी कि शुतुरमुर्ग पॉलिसी बनाएंगे, उतना हमारे लिए लेट होगा। अगर इस समय हमको दिखाना है कि, और चाइना नहीं हमसे लड़ना चाहता, चाइना भी सोच रहा है बिना लड़े काम चल जाए, और चाइना ने तो यह भी शुरू कर दिया है कि भारत को कहते हैं कि तुम हमारे साथ में CPEC में आ जाओ, OBORO में आ जाओ, ताकि हम दोनों इकट्ठे प्रॉफिट करें। तो ये भी एक गेम चाइना का है। तो ये सारे के सारे जो हैं डिप्लोमेसी चल रही है। भारत को देखना है बेस्ट सोल्यूशन क्या है, और बेस्ट सोल्यूशन ये है, पहले तो अपना मिलिट्री स्टैंड दिखाएं और हम POK को लेने की बात करें। बाल्टिस्तान और गिलगित सबसे पहले होगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया इस एरिया में है, जो अमेरिका कंट्रोल करना चाहता था एक बार, वो यही है। बिल्कुल यही है। थापर साहब, ये थापर साहब हैं क्या हमारे साथ? ठीक, यस। कर्नल थापर साहब, ये जो स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, ये स्ट्रेटजी जाहिर है कि जो हमारे टॉप कमांडर्स हैं इस वक्त सेना के, वो भी चीज़ों को देख रहे होंगे, और जाहिर है कि एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें एक परमिशन की ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त में जब हमने उरी देखा है, जब हमने एयर स्ट्राइक देखी है, परमिशंस ऊपर से मिल रही हैं, क्या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है? आपको क्या लगता है? कर्नल थापर, आपको आवाज मिल रही है? VN थापर साहब, आप सुन रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त शहीद अश्विनी यादव के भाई भी जुड़ गए हैं राम, और एक छोटा सा हम उनसे भी कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये पूरी घटना सामने आई उसके बाद पूरा देश शहीदों के आगे नतमस्तक था। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमन यादव हैं। अमन यादव जी, क्या कहेंगे आप? जो सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, और अब तो हिजबुल के कमांडर जो कि वैली में लगातार सक्रिय था, उसे भी मार गिराया है।
क्या बोले सर, थोड़ा फिर से बोल दीजिए, आवाज नहीं आई क्लियर। अमन जी, सेना के जवानों ने कार्रवाई की और लगातार जो जवान वहां पर शहीद हुए थे उसके बाद कार्रवाई भी की गई है, क्या कहेंगे आप? ये अच्छा हुआ है। सुन पा रहे हैं हम आपको, कहिए आप अपनी बात। अच्छा हुआ है, मार गिराए लोग तो वहां। जी जी, आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, क्योंकि हमने अश्विनी की पत्नी को भी सुना शहादत के बाद, वो चाह रही थी कि बदला ले भारतीय सेना, भारत की सरकार। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि मार गिराए और आतंकवादियों को मार कर कमर तोड़ दें। जी, लगातार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, ये शहीद के परिवार वाले भी जानते। थापर साहब हमारे साथ जुड़ गए होंगे। थापर साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात का, जैसा ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं और बख्शी साहब ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है, हमें अपने जो कदम है वो अब आगे बढ़ा देने चाहिए पीओके की तरफ, और अगर ये वक्त बहुत ही सही माना जाता है तो किस हिसाब से हमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए, किस हिसाब से भारतीय सेना को प्लान बनाना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? थापर साहब, लगता है आवाज नहीं मिल पा रही कर्नल थापर को, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले ब्रिगेडियर साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हो, स्ट्रेटजी का जिक्र हो रहा है। आप लोग भी जब तैनात थे या अभी भी जो कर्नल और ब्रिगेडियर वैली में तैनात हैं, वो भी जाहिर है कि एग्जीक्यूशन के माहिर लोग हैं, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? क्यों हम इतने जिसको कहिए कि अटैकिंग तरीके से, जिसको कहे हम कहते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो उस पॉलिसी पे क्यों नहीं चल पाते हैं? अभी फिलहाल देख रहे हैं कि परिवर्तन एक है वैली के अंदर, लेकिन फिर भी जो उम्मीद कर रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी, वैसा नहीं दिखता। देखिए, बात यह है कि इस समय रिसोर्सेज की कमी है, उसमें कोई शक नहीं है हमारी फौज के पास भी, और बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। ये अगर मैं बताऊं, एक मल्टी प्रोंग हम इन्वॉल्व हैं, जंग हो रही है। एक साइड में तो देखो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ठीक है, वो इफेक्टिव कंट्रोल पेट्रोलिंग होती है। दूसरा, प्रॉक्सी वार अंदर हो रही है, और इसके साथ साथ ये कोरोना कहर जो है, इसकी जिम्मेवारी उधर फौज को है। फौज को क्या है, एक एक सेक्टर कमांडर को उस इलाके के अंदर अगर कोई ऐसी घटना वापरती है, अगर इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टीज की जरूरत पड़ती है, हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं सिविलियन के लिए, उनको अस्पतालों में पहुंचाया जाता है, पूरी मदद करती है। ये हमारी ट्रेनिंग के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अभी क्या जरूरत क्या है, अभी रिसोर्सेज, बजट अगर कम होगा, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं होगा। अगर देखिए, इतने जो आतंकवादी मारे गए हैं, जो हथियार पकड़े गए हैं, 20 के करीब जिंदा ग्रेनेड है, ये लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास तो है, मगर हमारे पास अभी देर लग रही है। तो इतनी आसान नहीं है, दो महाजों के ऊपर कोई जंग लड़नी कोई इतना आसान नहीं होगा। सही बात बताना चाहता हूं, जो अगर पाकिस्तान की मदद पर चीन आएगा ही आएगा, आज नहीं 10 साल के बाद आए, जब भी मर्जी आए, मगर उसके साथ ये हमें तैयारी इसलिए करनी होगी कि दो महाजों पर जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा फौज। अगर करना है तो उसके लिए तो अभी सीडीएस स्थापित हुए हैं, वो जरूर अपनी राय देंगे। मगर अगर 20% बजट में पहले ही कम था, उसके अंदर 20% आउट कटौती कर दी, जो हमें सोफिस्टिकेटेड वेपन, जो हमें S-400 AD डिफेंस सिस्टम, जो हमें रफेल, सारा इक्विपमेंट, राइफलें, छोटी छोटी चीजें, तो वो तो प्रभावित होंगी। इसलिए पूरा, क्योंकि हमें मालूम है इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर देश की क्या स्थिति है, कमेंट चाहता हूं, ब्रिगेडियर साहब आपको रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर देशवासियों को, बिल्कुल, मैं बख्शी साहब से ये जानना चाहता हूं। बख्शी साहब, अभी MM नरवणे ने भी, जब वो चीफ बने आर्मी के, तो उन्होंने भी तुरंत कहा कि हम हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जब सेना की तरफ से ऐसा कहा जाता है, और बीच बीच में हमें कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन वो तब देखने को मिलती है जब कहीं से हमला हो जाता है, तो हम क्यों आखिर
अटैक को एक हथियार नहीं बना पा रहे हैं, या हमें बनाना चाहिए? जो अभी ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आप एक ऑनेस्ट राइफल तो बना नहीं रहे, आप कौन सा हथियार बना रहे हैं? कौन सा टैंक ग्रेड मेटल बना रहे हैं? आर्टिलरी ग्रेड तोप का मेटल नहीं बना रहे, कोई शेल नहीं बना रहे, आप सब बाहर से मंगा रहे हैं। आप ऐसे कैसे लड़ाई की बात करते हैं, और वो भी टू फ्रंट वॉर की बात? देखिए, ये बात अगर जब तक सच्चाई अंदर आप कड़वा घूंट नहीं पिएंगे तब तक ये आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, उसको तो हम रौन डालेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लड़ाई होगी, विजन होगी, जीत जाएगी हम। फिर जब टू फ्रंट वॉर की बात होगी, आगे की बात होगी, तो ऐसे नहीं होता। हमारी मिलिट्री इंडस्ट्री बड़ी बैकवर्ड है। इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम अब स्टार्ट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, ये अब कदम उठा रही है जो 10 साल 12 साल लेगी फ्रक्टिफाई होने में। ये अब स्टार्ट हुआ है। अभी तो जैसे ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं, अभी रफायल वगैरह ये सारा आने वाला है। 3 तो आपने तोपे ली हैं, वो M700 वगैरह, वो ये तो ये हथियारों की बात ठीक। ये तो जब जरूरत पड़ेगी तब युद्ध की बात हम कर रहे हैं। लेकिन कर्नल थापर साहब, आतंकवादियों के लिए तो इतना असलहा, इतना बड़े टैंक, इनकी कोई जरूरत है नहीं। आतंकियों से निपटने के लिए या जो हम वीडियो दिखा रहे हैं हिजबुल के सरगना का, उसका हौसला तोड़ने के लिए क्या जरूरत है इस वक्त? नहीं, इस वक्त देखिए बहुत मिलिट्री ऑपरेशन में बहुत प्रोग्रेस किया है। जैसे कि मैंने पहले बोला है, इस साल के अंदर अंदर 80 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। टोटल उनकी स्ट्रेंथ 200-250 है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सेना किस रफ्तार के साथ ये काम कर रही है। बिल्कुल। और ये अगले 2-3 महीने के अंदर ये करना चाहिए। 2-3 महीने के अंदर थोड़ा समय है, इसलिए कर्नल साहब आपको रोकना चाह रहा हूं। और चर्चा लगातार बहुत जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है सेना की तरफ से, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूरी हो जाती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है राम, कि लगातार जो कार्रवाई हुई है और सेना ने जिस तरीके से रियाज नाइको को मारा, उसके बाद ये बता दिया है कि सेना अब आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। हौसला टूट रहा है। खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।